हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट 1 में जूलॉजी सब्जेक्ट के पेपर सेकंड में हम कोशिका विज्ञान और आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं। आनुवंशिकी में हमने मेंडल का जीवन परिचय और उनके द्वारा किए गए प्रयोगों का अध्ययन किया। आज हम मेंडल के द्वारा किए गए विभिन्न प्रयोगों के आधार पर उन्होंने कौन कौन से नियम, आनुवंशिकी से संबंधित नियम प्रतिपादित किए, उनका अध्ययन करेंगे। मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, प्रयोग किए थे पाइसम सटाइवम पर, मटर के पौधे पर, और उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस की थी, जो उन्होंने निष्कर्ष निकाले परीक्षण के आधार पर, उनके मुख्य बिंदु इस प्रकार थे। उन्होंने यह बताया कि जो पेरेंट हैं, जनक से संतति में लक्षण जो होते हैं वो किसी कारक के द्वारा पास ऑन होते हैं। युग्मकों के द्वारा ये कारक अगली पीढ़ी को स्थानांतरित होते हैं और इन कारकों को अब प्रेजेंट करंट स्टेटस में हम जीन्स के नाम से जानते हैं। अर्थात जीन्स जनक से ऑफस्प्रिंग्स में या जीन्स पेरेंट से जो अगली संतति है उनमें लक्षणों को ले जाने के या के वाहक का कार्य करते हैं। और जीन्स को इस आधार पर हम आनुवंशिकी की इकाई भी कहते हैं। और उन्होंने यह बताया कि जो प्रत्येक जीन है वो एक प्रकार से कोड होता है जिसमें कि जो कि पेयर में होता है। अर्थात प्रत्येक लक्षण के लिए एक जीन निर्धारित होता है। उस जीन में दो फॉर्म्स होती हैं, उसके दो रूप होते हैं और इन रूपों को हम एलील कहते हैं। अब इन दोनों एलील में से एक जो एलील होता है वह प्रभावी होता है और जो दूसरा एलील होता है वह रिसेसिव होता है। अर्थात जो प्रभावी एलील होता है वह हमेशा अप्रभावी या रिसेसिव एलील को जो लक्षण हैं उनको छुपा देता है या उनको एक्सप्रेस नहीं होने देता, उसके फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को छुपा देता है। एलील अगर दोनों ही समान हैं, अर्थात दोनों प्रभावी हैं या अप्रभावी हैं, तो हम उसे होमोजाइगस या समयुग्मजीय अवस्था कहते हैं। और यदि एलील विषम रूपी हैं, अर्थात एक प्रभावी और एक अप्रभावी है, तो इस अवस्था को विषम युग्मजी कहा जाता है। और यह कभी कभी जो दोनों ही प्रभावी रूप हैं उनसे पृथक एक नया एक्सप्रेशन या लक्षण प्रदर्शित कर सकते हैं, हेट्रोजाइगोट जो होते हैं, जिसे हम हाइब्रिड फॉर्म भी कहते हैं। और उन्होंने यह बताया कि जो एलील होते हैं, जैसे कि उन्होंने लंबे और बौने पौधे वाला एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कैपिटल टी को डोमिनेंट और स्मॉल टी को रिसेसिव लिया। और जब हम इनको किसी सिंबॉलिक या सिंबल या प्रतीक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं तो इस प्रदर्शन को हम जीनोटिपिक प्रदर्शन कहते हैं या एक्सप्रेशन कहते हैं। और जब हम उसका प्रारूप लिखते हैं कि शुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे, जब वो विषम युग्मजी रूप में होंगे, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये विषम युग्मजी हुए और विषम युग्मजी लंबे जिन्हें कहेंगे, या समयुग्मजी बौने। तो जब हम उसको वर्ड्स में या उसके एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो इसको हम फिनोटिपिक प्रदर्शन कहते हैं। उसके पश्चात उन्होंने ये कहा कि जो गैमीट्स होते हैं, अर्थात मियोसिस की प्रक्रिया द्वारा, अर्धसूत्रण द्वारा जो कि युग्मकों का निर्माण होता है, उनमें दोनों ही एलील्स को इक्वल या 50% चांस मिलते हैं आगे पृथक कृत होकर आगे हस्तांतरित होने के। अर्थात यहाँ पर प्रभावी और अप्रभावी जो एलील होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है और गैमीट्स में ये समान रूप से आगे पहुँचाए जाते हैं। तथा यदि निषेचन के समय एक युग्मक प्रभावी एलील लेके आता है और दूसरा युग्मक अप्रभावी एलील लेकर आता है, तो यहाँ पर विषम युग्मजी बनेगा। जो नई संतति होगी उसमें जो जीन बनेगा या जो पेयरिंग होगी जाइगोट में, वह विषम युग्मजी होगी और इन्हें हम हाइब्रिड या संकर प्रकार भी कहते हैं।
अब उन्होंने मेंडल ने या उसके पश्चात जितने भी आनुवंशिकी प्रयोग होते हैं उनमें हम जो भी एक्सप्रेशन है या जो भी संभावित ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे जीनोटिपिक और फिनोटिपिक आधार के लिए, उसके लिए हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन काम में लेते हैं, जिसमें कि इस तरह से हम चेकर बोर्ड बना देते हैं, बॉक्सेस बना देते हैं। इस बॉक्स में हम एक और लिखते हैं मेल गैमीट्स को लिखते हैं एक और दूसरी ओर फीमेल गैमीट्स को लिखते हैं। सपोज मेल गैमीट्स में हमें एक प्रभावी और एक अप्रभावी गैमीट मिला, इसी प्रकार से फीमेल गैमीट में या मदर गैमीट से जीन्स से हमें एक प्रभावी और एक अप्रभावी। अब इनमें किस प्रकार के संयोजन होंगे ये यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। तो इस एक्सप्रेशन को, इस जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, यह दिखाने के लिए हम जो प्रेजेंटेशन करते हैं इसे हम पुन्नेट स्क्वायर कहते हैं। और ये पुन्नेट स्क्वायर जो थे ये एक ब्रिटिश आनुवंशिकी विज्ञानी थे आर.सी. पुन्नेट, उनके द्वारा दिया गया था। और इसके आधार पर हम बहुत आसानी से गैमीट्स के संयोजन से बनने वाली नई संतति के जीनोटाइप और फिनोटाइप का अध्ययन कर सकते हैं। अब मेंडल ने अपने विभिन्न एक संकर, द्विसंकर और बहुसंकर प्रयोगों के आधार पर नियमों का प्रतिपादन किया। और 3 जो मुख्य नियम जिन्हें आनुवंशिकता के नियम या मेंडल्स लॉ कहते हैं वो इस प्रकार थे। जैसे प्रथम नियम जो उन्होंने दिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर, जिसे हम कहते हैं प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। यह नियम जैसे कि स्पष्ट हो रहा है कि यदि जाइगोट फॉर्मेशन के समय या F1 प्रोजेनी में यदि एक प्रभावी और एक अप्रभावी एलील आ जाता है तो यहाँ पर हमेशा जो एक्सप्रेशन होगा या जो फिनोटाइप होगा वो हमेशा प्रभावी एलील का ही स्पष्ट होता है, क्योंकि प्रभावी एलील जो होते हैं वो हमेशा रिसेसिव को मास्क कर देते हैं या छुपा देते हैं। अर्थात जो F1 जेनरेशन होगी उसमें सभी हमें प्रभावी संतति ही प्राप्त होती है, लेकिन ये जो संतति होती है प्रभावी संतति, इसमें जीनोटिपिक देखने पर अप्रभावी एलील उपस्थित होता है, जिसे कि एक्सप्रेशन का पूरा चांस मिलता है F2 जेनरेशन में। अतः यहाँ पर जब भी एक प्रभावी और एक अप्रभावी एलील का संयोजन होता है हमेशा प्रभावी ही लाक्षणिक होगा। दूसरा लॉ जो होता है, नियम है, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम। यह नियम स्पष्ट करता है कि किसी भी लक्षण के लिए जो जीन उत्तरदायी है और उसके जो दोनों एलील हैं वो हमेशा स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी को स्थानांतरित होते हैं। भले ही वो F1 पीढ़ी में हमें दिखाई नहीं देते प्रभावी के द्वारा मास्क करने पर, छुपा देने पर, परंतु F2 जेनरेशन में वह दिखाई या वह पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। और इस आधार पर हम इसे कहते हैं कि लक्षणों के लिए आधारित जो गैमीट्स होते हैं वो प्योर या पूरी तरह से आगे जाने के लिए वो सक्षम होते हैं। अतः एक जो जीन है उसके जो दोनों एलील होते हैं वो एक दूसरे से पृथक होते हैं और आगे स्वतंत्र रूप से वो आगे अगली पीढ़ी में स्थानांतरित किए जाते हैं। इसके पश्चात जो थर्ड लॉ उन्होंने दिया था ये डाईहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिया था, द्विसंकरण प्रयोगों के आधार पर, जहाँ मेंडल ने एक से अधिक जो लक्षण थे उनको काम में लिया था, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। और यह जो नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका अर्थ होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अर्थात स्वतंत्र अपव्यूहन का अर्थ होता है अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होना। और स्वतंत्र अर्थात प्रत्येक जो जीन है उसके जो दोनों एलील्स हैं उनको अगर एक से अधिक लक्षणों की उपस्थिति है और
दो जो डिफरेंट जीन हैं और उनके दोनों एलील्स के बीच में अगर किसी भी प्रकार का संयोजन होता है तो यह आवश्यक नहीं कि प्रभावी एलील के साथ दूसरे लक्षण का प्रभावी एलील ही संयोजन हो करेगा या अप्रभावी एलील के साथ दूसरे लक्षण का अप्रभावी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि लंबे, सपोज हम टी ले लेते हैं लंबे, और कलर के लिए हम ले लेते हैं रेड, और इसी प्रकार से इसका अप्रभावी रूप होगा स्मॉल टी और स्मॉल आर। अब यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है, इस प्रकार के जो जीन होंगे यानी कि लंबाई और फूलों के रंग के लिए इनसे जो गैमीट्स हमें प्राप्त होंगे वो गैमीट्स हमें जो मिलेंगे वो इस प्रकार से होंगे, कैपिटल टी, कैपिटल आर, और ज़रूरी नहीं कि प्रभावी के साथ प्रभावी होगा, यहाँ प्रभावी के साथ दूसरे लक्षण का अप्रभावी एलील भी हो सकता है, अर्थात हमें इस प्रकार के संयोजन मिलेंगे। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो नियम है वह यह कहता है कि दो लक्षणों के लिए निर्धारित पेयर या जीन्स जब आपस में कंबाइंड होते हैं, संयोजित होते हैं, तो एक दूसरे के प्रति वो किसी भी प्रकार की प्रभाविता या एक दूसरे के प्रकार से किसी भी प्रकार का संयोजन नहीं रखते, वो रैंडमली या इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से संयोजन करते हैं। तो इस आधार पर मेंडल ने अपने ये नियम प्रतिपादित किए, जैसे प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम। पीडीएफ के रूप में बच्चों ये नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, आप इनको नोट डाउन कर लेना और इनको स्टडी कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।